एक नॉन आईटी स्टूडेंट सीडैक करके 12 प्लस एलपीए का पैकेज फोड़ देता है। पर सीकेट की प्रिपरेशन उसने कैसे की थी, कैसे उसने सीडैक के सही इंस्टीट्यूट को चूज़ किया, कौन सा कोर्स लेने से अपने को अच्छा पैकेज लग सकता है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो का एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरित है और आज का वीडियो एक पॉडकास्ट है जहाँ पे हमारा दोस्त है विजय, जो एक नॉन आईटी स्टूडेंट था जिन्होंने सीडैक किया और उसके बाद 12 प्लस एलपीए का पैकेज फोड़ा। तो आज हम उनकी प्रॉपर जर्नी समझने वाले हैं। काफ़ी लोग होंगे जिनको सीडैक ही नहीं पता क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन आईटी फील्ड से होते हैं या फिर आईटी में अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग के बाद वो एक सीडैक का 6 महीने का कोर्स करते हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट स्किल्स सिखाई जाती है और इन्हीं के इंस्टीट्यूट्स में आपकी तगड़ी प्लेसमेंट होती है। इतना क्लियर है। पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि यार सीकेट एग्जामिनेशन होता है इसमें एंट्रेंस लेने के लिए, तो यार वो कैसे प्रिपेयर करना है। एक्चुअली सीडैक जो होता है उसके 6 महीने में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, टाइमलाइन क्या होता है, वो सब हम समझेंगे। इसके एंड ऑफ द सीडैक एक सीसीई एग्ज़ाम होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्लेसमेंट में जब जाते हैं तो क्या जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं जो सीडैक कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो नॉन आईटी को क्या जॉब ही नहीं लगती है। तो क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो विजय की जर्नी से हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। एक अपने जैसा दोस्त है जिसने बहुत मेहनत करके अपनी मस्त प्लेसमेंट फोड़ी है, और आप भी अगर मेहनत करो तो आप भी तगड़ी प्लेसमेंट फोड़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीडैक। तो दोस्त ये वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके रख, और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाय विजय, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। भाई यार, तुम्हारी जर्नी मुझे बहुत पसंद आई कि कैसे तुम एक नॉन आईटी स्टूडेंट थे पर तुमने सीडैक किया और एक अच्छा पैकेज फोड़ा। तो आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो हमारी ऑडियंस के लिए कि आप कैसे शुरू किए इंजीनियरिंग के एग्जाम से सीडैक के डिसीजन और एडमिशन तक का प्रोसेस क्या था आपका। थैंक यू समर। हाँ मतलब ये बात स्टार्ट होती है 2023 में, जब मेरे कॉलेज जस्ट एंड हुए थे। मतलब एक्चुअली उस टाइम पे मैं जॉब्स वगैरह ढूंढ रहा था, और उसके अलावा मैं कुछ 3-4 ईयर से मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फॉर क्लास 12 तक पढ़ा रहा था। तो मैंने मतलब सोचा कि अब जॉब करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज अब बीटेक खत्म हो गई है, तो अब इंजीनियरिंग खत्म, तो लाइक जॉब स्टार्ट करनी चाहिए। मैंने अप्लाई करना शुरू किया ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस हमारा कॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो मतलब पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को प्लेसमेंट दे सके, और टू बी ऑनेस्ट मेरी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि मैं उस समय जॉब ले पाया। तो मैंने अपने एक दोस्त हैं उसके बड़े भैया से बात करी, लाइक वो आईटी में है पिछले 8-10 साल से। तो मैंने उनसे बात करी, पूछा कि मतलब क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने 2014-15 में उन्होंने सीडैक करी थी। तो उन्होंने मुझे एडवाइस करा कि सीडैक जैसा एक कोर्स है वो तुम कर सकते हो, थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर लो, देख लो कैसे एडमिशन होता है, एंड वो कोर्स करो, तुम्हारे प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। और पढ़ाई जैसे मैंने बताया कि थोड़ा मेरा उस टाइम पे एकेडमिक्स उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने उनसे बताया उनको ये भी खुल करके, तो उन्होंने बोला कि हाँ वहाँ पे तेरे को पढ़ने को भी बहुत अच्छे से मिलेगा, तो इट्स गुड टू गो। तो फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, एंड मुझे पता चला कि सीडैक साल में 2 बार रहता है। जो पहला बैच होता है वो सितंबर में रहता है, और जो दूसरा बैच होता है वो मार्च में होता है। मतलब मार्च और सितंबर के 2 बैचेस हैं। तो जून में मेरे को पता चला, मतलब जून मई में मुझे पता चला कि सीडैक जैसा एक कोर्स है, तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट करी। बट उस समय पे मैं मतलब फुल फोकस होके या फुल टाइम नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। उसके अलावा फाइनल ईयर है, बीटेक है, सबको मालूम है इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट्स देने होते हैं, एग्जाम्स होते हैं। तो इस वजह से मेरा सारा का सारा टाइम वहाँ पे जाने लगा। और मुझे अभी भी याद है कि 9 जून को मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए थे, सारा प्रोजेक्ट सबमिशन एंड ऑल। उसके बाद जहाँ तक है जुलाई के मिड में, मतलब 12-13 को कुछ मेरा सीकेट का एग्जाम था। तो 1 महीना था मेरे पास, मैंने 1 महीने में जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल पाए, गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, सब कुछ यूज किया, थोड़ा बहुत सिलेबस के थ्रू पढ़ा। बट मेरा उस टाइम पे नहीं निकल पाया, बिकॉज मेरी रैंक समथिंग 2100 आई थी। And उस टाइम पे मेरे को वीटा नाम का एक इंस्टीट्यूट है सीडैक का मुंबई में, वो मेरे को मिल रहा था। एंड बीइंग वो अच्छा इंस्टीट्यूट था, बट मुंबई होने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव था, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था उतना ज़्यादा कि वहाँ पे 6-7 महीने रह के खर्चा उठा सकें। तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। एंड मैंने अपने भैया से वापस उनको बताया कि मेरी इतनी रैंक आई, ये इंस्टीट्यूट मिल रहा था, तो क्या करना चाहिए। तो लाइक ही सेड कि एक अटेम्प्ट और देके देख ले, बट उससे ज्यादा अटेम्प्ट देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज गैप इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑफ कैंपस मिलना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो फिर मैंने एक और अटेम्प्ट देने के लिए
पढ़ाई स्टार्ट करी, बट इस बार मैंने थोड़ा टाइम कंज्यूम किया, बिकॉज अगस्त में रिजल्ट आया सी कैट का। एंड भैया ने मेरे को बोला कि सितंबर में मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी तो है टाइम, लाइक सितंबर अक्टूबर है और जनवरी में एग्जाम होते हैं, तो 4-5 महीने अप्रोक्स मेरे पास है। तो उन्होंने बोला कि कोर्स वगैरह ले सकता है या फिर ऑनलाइन देख अगर तू खुद से कर पा रहा है। तो मैंने इस बार सेकंड ऑप्शन ना चूज करते हुए एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया, ताकि मेरी प्रिपरेशंस थोड़ी सी एक रोड मैप वे में कह लीजिए या एक फ्लो में हो सके। तो देन मैंने वहां से कोर्स बाय किया। थोड़ा मैं उस कोर्स को उतना फुल फ्लेश्ड नहीं पढ़ पाया, बिकॉज मैं पढ़ा रहा था तो थोड़ा मेरा फोकस हिलता था। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो मेरे को डिफिकल्ट लगते थे मैंने उन पे कोर्स के अंदर फोकस किया, और कुछ जो मेरे को इजी लगते थे मैंने खुद से वापस से रिट्राई किया, बिकॉज एक बार मैं सी कैट का एग्जाम दे चुका था। देन जनवरी वाला अटेम्प्ट आता है, वो भी मिड ऑफ जनवरी में ही था। मेरा एग्जाम हुआ और मेरी रैंक आ गई फरवरी में, और मेरे को जो इंस्टीट्यूट मुझे चाहिए था पुणे में वो मिल गया। उसके बाद मैं आया यहाँ पर, मार्च में मेरा कोर्स स्टार्ट था 5 मार्च से। तो मैंने यहाँ पे मार्च में आया, कोर्स स्टार्ट किया, एंड अगस्त तक हमारा लाइक कोर्स खत्म हो जाता है। अगस्त से भी पहले थोड़ा, मतलब जुलाई मिड में खत्म हो जाता है। देन अगस्त का महीना जो रहता है वो हमारा प्रोजेक्ट और इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए रहता है, जिसमें हम अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशंस कर सकते हैं, और जो भी मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको और एक्सप्लोर करना या उसको और थोड़ा एनहांस करने के ऊपर ध्यान देना होता है। तो देन वही सब हुआ, एंड सितंबर में मेरी जॉब लग गई, होपफुली अच्छी तरह। तो वाह, ये मेरी जर्नी थी पूरी। दैट्स अमेजिंग। तो मैं ना इसमें कुछ कुछ चीज़ों को मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। जो सबसे हम्म। पहली चीज़ है, हर एक एक ही चीज़ को अपन कवर करेंगे। सी कैट के प्रिपरेशन को, कॉलेज सिलेक्शन के प्रोसेस को, सी डैक में एक्चुअल क्या होता है, सी सी एग्ज़ाम्स और प्लेसमेंट। तो सबसे पहला जो आता है, क्योंकि देख ऐसे जैसे तुमने बताया तुम नॉन आईटी बैकग्राउंड से, ई एस टी सी से, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, क्लियर है। हम्म। यहाँ पे जो सी डैक के प्री कैट की जो प्रिपरेशन थी, पहली बार अपना नहीं हुआ, अपना 2100 रैंक आया था, और सेकंड टाइम तुमने कुछ अराउंड 399 रैंक लाया था, आप समझ रहे हो। तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो तुम्हारे लिए हेल्प करी उसकी प्रिपरेशन के लिए, अच्छा रैंक स्कोर करने के लिए। बाकी जो नॉन आईटी के बच्चे होते हैं ना, वो प्रोग्रामिंग को तो हाथ में ही नहीं लेते कि अरे मैं तो नॉन आईटी से हूँ, तो सी और सी प्लस प्लस जो चीज़ें वो तो मेरे को आएगी नहीं, एक प्री अजम्पशन होता है। तो अगर उनके लिए आप गाइडेंस करना चाहते हो तो उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर वो सीकेट में रैंक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी नॉन आईटी से है तो मेरा मानना है कि सी कैट में उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। रीजन बिहाइंड, देखो मैंने 2 बार सी कैट का एग्जाम दिया। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इसीलिए मेरे को लगा कि मेरी रैंक कम आई, बिकॉज मैं ओवर प्रैक्टिकल होके पढ़ के गया। मतलब ओवर प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जैसे सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है हमारे पास, तो मैं उन दोनों के अंदर इन डेप्थ कोड करके गया हर चीज का, ओके। जो कि ना मतलब आपको कोडिंग में बेनिफिट करेगा, आपका लॉजिक बिल्डिंग में बेनिफिट करेगा, बट एट द एंड रैंक लाने के लिए वहां पर थोड़ा थियोरेटिकल चलता है। मतलब क्वेश्चंस जो रहते हैं, जैसे अगर 10 क्वेश्चंस हमारे 10 क्वेश्चन सी से आते हैं, तो 10 में से आप मान के चलो 6 से 7 क्वेश्चन आपके थ्योरी के होंगे। तो थ्योरी मेरी थोड़ी स्टार्टिंग से वीक है, मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसे लाइक जैसे अब मैंने कुछ भी समझ लिया है, बट मैं उसको एकदम से ना पढ़ के इंग्लिश में अगर वो पढ़ के आता है तो मैं उतना तेज समझ नहीं पाता कि ये कहना क्या चाहता है। और वहां पे थोड़ा टाइम बाउंडेशन रहता है, बिकॉज आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट के अंदर। मतलब टाइम बाउंडेशन भी है और क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं नंबर्स में। तो इस वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी दिक्कत हुई, बिकॉज मैं हर एक टॉपिक से सिर्फ कोड बना के गया और कुछ भी नहीं। मैंने हर ओके। चीज के कोड प्रैक्टिस करी, कोड आप ये भी कह सकते हो कि मैंने कोड रटने की भी कोशिश करी कई दफा, बट लेकिन हम्म। मुझे ऐसा लगा कि उसका बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज सी कैट के अंदर थोड़ा थ्योरी पे फोकस हो जाता है। जैसे सी प्लस प्लस का ऊप्स वाला है, अपना सी प्लस प्लस ऊप्स है उसमें, तो वो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट दिया, और उसमें से भी अच्छे नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। मुझे अभी याद नहीं है, बट मेरे ख्याल 10 क्वेश्चन सी प्लस प्लस से आते हैं। ओके। और उसमें भी थ्योरी रहती है 6 से 7 क्वेश्चन, और उसमें तो 6 से 7 से भी ज्यादा, मतलब आप मान के चलो एक या दो ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कोड का स्निपेट दिखेगा। तो मेरे ख्याल अगर कोई भी आईटी से भी है चाहे नॉन आईटी से भी है, अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ऐसी रखेगा कि हाँ वो अपना 60% 70% फोकस थ्योरी पे कर रहा है एंड 30-40% प्रैक्टिकल नॉलेज पे कर रहा है, तो उसका थोड़ा चांसेस बढ़ेंगे। रीजन बिहाइंड, ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो लाइक अब ये एक कोर्स है, तो सब चाहते हैं कि थोड़ा सा बच्चा थोड़ा थ्योरी अच्छे से पढ़ के, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज 15-20 दिन में या खुद से लेना होता तो कोर्स क्यों करता कोई, सही सिंपल सी बात है। बात है। तो थोड़ा सा उन्होंने
ऐसा कोर्स, ऐसा सीकैट का एग्जाम रखा है कि बच्चा थ्योरी को थोड़ा अच्छे से अपने पे मतलब पकड़ के रखे, तो प्रैक्टिकलिटी तो कोर्स के दौरान मिल जाएगी उनको अच्छे से। सिर्फ एप्टीट्यूड करके गए तो क्या क्या रैंक अच्छी आ जाती है? नहीं, दोनों का मैच होना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे सेक्शन ए रहता है और सेक्शन बी रहता है, तो हम्म। रैंकिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही बनता है कि अगर आपके सेक्शन ए में थोड़ी रैंक अच्छी है, जैसे मेरे जो सेक्शन ए में जब मैंने मेरी 2100 रैंक आई थी, तो मेरा सेक्शन ए के अंदर जो रैंक थी वो 3500 थी। ओके। दो में अलग अलग रैंक आती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो मेरे उस टाइम पे सेक्शन ए में 3500 थी और सेक्शन बी में 2100 थी। अभी जब ओके। मेरा एग्जाम हुआ था, सेकंड वाला अटेम्प्ट, तो उसमें मेरी सेक्शन ए में 276 थी और सेक्शन बी में 399 थी। ओ। तो जब आपकी सेक्शन ए की रैंक थोड़ी अच्छी आती है, तो सेक्शन बी की रैंक को भी वो थोड़ा कवर करता है। मैं समझा। तो सेक्शन ए की रैंक भी आपको लाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको ना मतलब मेरे को कई से मतलब मेरे को लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं, तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि एप्टी कितना हार्ड आता है, लॉजिकल रीजनिंग में मेरे को ये नहीं आता। तो मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ कि 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन एप्टी के होते हैं और 10 से 15 लॉजिकल रीजनिंग के। एंड सुमेर भाई, आपको तो पता ही है कि एप्टीट्यूड में कितने सारे टॉपिक्स हैं, मतलब 20-22 तो टॉपिक्स ही हैं। तो ऑब्वियसली हर एक टॉपिक सीकैट में, हर एक टॉपिक पे हर एक क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। नहीं है। तो सीकैट का पेपर मोर ऑफ स्ट्रैटेजी है, मोर ऑफ स्ट्रैटेजी है। अगर आप थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लोगे कि लाइक जैसे मेरे पास 20-22 टॉपिक्स हैं, तो मैं उसमें से 10 पक्के से करके जाऊं ताकि मेरे को उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देन बचे हुए 12 जो है मैं उनमें थोड़ा थोड़ा बनाऊं हाथ, कि लाइक अगर इनमें से कोई भी 3-4 आते हैं तो मैं एटलीस्ट उनमें कुछ कर सकूं, जिससे आपके ना थोड़े चांसेस इंक्रीज होंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सही नेगेटिव बात है। मार्किंग बहुत इम्पैक्ट देती है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था सी कैट का, उसमें मैंने क्या गड़बड़ कर दी थी, मैंने फोकस किया ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पे। मतलब मैंने उस टाइम पर सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 47-48 क्वेश्चन पे टिक कर दिया एमसीक्यूज में, आउट ऑफ 50। सेकंड अटेम्प्ट जो था उसमें मैंने कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस पे मतलब आंसर दिए। जैसे सेक्शन ए मेरे को याद है, मैंने सेक्शन ए में सिर्फ 39 क्वेश्चंस मार्क किए, सिर्फ अच्छा। 39। और सेक्शन बी में मैंने मेरे ख्याल 43-44 क्वेश्चन टिक किए। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अगर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही थे ना, तो मेरा थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हुआ। नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा वो डिक्रीज होता है। तो ये सिर्फ तुक्का स्ट्रैटेजी मार के बहुत, मत आ जाओ। हाँ वही, सिर्फ तुक्का मार के मत आ जाओ, थोड़ा कितना स्ट्रैटेजी बिल्ड करने की। कितना टाइम लगता है अगर कोई चाहे सीकेट की प्रिपरेशन करना चाहे तो, तेरे अंदाजे से? मेरे ख्याल 3 महीने, 3 महीने इज एनफ, मतलब 3 महीने इज मोर देन एनफ। रीजन थ्योरी है, तो बच्चा जैसा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई सेम होगा, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2-1.5 महीने में थोड़ा बोर हो गया था, क्योंकि सेम 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 थ्योरी के क्वेश्चन रिपीट करना या सेम सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिपीट करना, सेम सिलेबस बार बार पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग सा लगने लगता है। ओके। तो अगर किसी को ऐसा है, तो वो थोड़ा सा कम टाइम ले, मतलब 2-2.5 महीने ले और अच्छे से प्रिपेयर करे, ताकि एक प्रेशर दिमाग पे रहता है तो आपका फोकस ज्यादा तेज रहता है। मतलब हल्का प्रेशर, गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर सही है। आप बिल्कुल ही 15 दिन पहले तैयारी शुरू करोगे तो वो बेकार प्रेशर है ना। अब 2-2.5 महीने का प्रेशर लोगे कि हाँ ओके है, मेरे को 2 महीने अच्छे से पढ़ना है, तो वो एक हेल्दी प्रेशर है जिससे इंसान थोड़ा पुश करता है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यार विजय, कोर्स सिलेक्शन और इंस्टीट्यूट हम्म सिलेक्शन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्लियर है? जैसे हम्म तेरे तूने कैसे वो चीज़ों को सिलेक्ट किया, कैसे तुझे पता था? जैसे तेरे को वीआईटी मुंबई मिला था, तूने इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि वो पैसा मुंबई में खर्चा ज़्यादा होगा लोकेशन, अपना, हाँ। लोकेशन का। यस। पर समझ, कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसको आइडिया ही नहीं है, क्लियर है? हम्म। तो और तूने सीडेक किया है, तो देखो सीडेक का अपना एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव है, तूने अलग अलग टाइप के लोगों से मिला, और अलग अलग टाइप को ठीक। ऐसे भी लोगों से मिला जिन्होंने अलग अलग कोर्स किए हैं। तो ऐसे कौन से 5 इंस्टीट्यूट और कौन से टॉप कोर्सेज हैं जो विजय रेकमेंड करेगा अगर कोई नया बंदा सीडेक करना चाहता है तो? ठीक है, तो जैसे मैंने तूने जितना कैसे नोटिस सिलेक्ट किया, किया, पैसा बता। मैंने मैंने जो सिलेक्ट किया था, मेरे को असल में एक्चुअली कुछ पता नहीं था उस टाइम पर। तो मेरे को बस, मैंने जो भी टेलीग्राम पे मेरे से लोग कनेक्ट हुए या यूट्यूब पर मैंने जिनसे भी कनेक्ट किया, मैंने जितनी भी यूट्यूब की वीडियो देखी वगैरह, उससे मेरे को दो ही इंस्टीट्यूट थे दिमाग में, एक सीडैक एक्ट्स पुणे और एक हम्म। सनबीम पुणे। तो मेरे सही पास है। यही दो थे। उसमें से भी मेरे को कुछ, मैंने लिंक्डइन पर कनेक्ट किया कुछ बंदों से जो सनबीम में थे या सीडैक एक्ट्स में थे, एक्ट्स पुणे में थे। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया, थोड़ा बहुत उनसे मैसेज पे बात करी। तो उनसे जो मेरे को फीडबैक मिला, उससे मैंने डिसाइड किया कि मैं सनबीम लूंगा। रीजन, सनबीम में मेरे को जो सुनने में मिला कि वहाँ पे टीचिंग बहुत अच्छी थी, जो टीचर्स रहते हैं वो थोड़ा
अच्छे और मतलब बेहतर पढ़ाते हैं और थोड़े इंडस्ट्री लेवल रहते हैं। बल्कि ओके। एक्ट्स पुणे में भी लगभग कुछ टीचर्स सेम जाते हैं, कुछ टीचर्स सेम जाते हैं, और ऐसा भी है कि वहां पर भी अच्छे टीचर्स हैं। बट मेरे को जो फीडबैक मिला, मैंने उस वजह से सनबीम सेलेक्ट किया। ओके। ऐसा मेरे को मतलब सच ये नहीं था कि मैं एक्ट पुणे नहीं लूंगा। बिकॉज मैंने जब प्रेफरेंस भरी थी, तो मैंने ऐसे ही भरी थी कि अगर सनबीम नहीं मिलता है तो मैं तो एक्ट सन पुणे ले एक्ट। लूंगा। ओके, मैं हाँ समझा। मतलब मैंने ये लग लिया था। कोर्स सिलेक्शन कैसे किया तूने, क्योंकि डैक है, डीबीडीए है, बहुत और सारे डीबीटी कोर्सेज है। हैं। तो अभी मैंने उस टाइम पर जब मैंने सेलेक्ट किया था, तो मैंने अपने भैया से ही बात करी थी। तो उन्होंने जो मेरे को, उनका जो कहना था उनका ये था, वो इस टाइम पर जावा डेवलपर है, मतलब वो फुल स्टैक जावा टेस्टर है। तो उन्होंने मेरे से बात करी, उन्होंने मेरे को बताया कि देख भाई, जावा जो है वो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट कह लो, या ऐसे कह लो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो हम्म। उसके लिए अगर ऑफलाइन कहीं पे तू पढ़ेगा और वहां पे डाउट्स पूछेगा, तो तेरे को बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, उन्होंने मेरे को ये बात कही कि ऑनलाइन रिसोर्सेज जो भी जावा से रिलेटेड तेरे को मिलेंगे, वो थोड़े से प्रिसाइज कम होंगे। बिकॉज जावा बहुत बड़ी फील्ड है और उसको फुल्ली कवर करना ऑनलाइन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए सनबीम या सीडैक करना टेक्निकली, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। ऊपर से वहाँ पे ऑफलाइन इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई का। एंड सेकंड, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि जावा जो डिफिकल्ट है, वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे, और तुमको जो भी डाउट होंगे तुम इंस्टेंट पूछ सकते हो। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि डैक लेना इस वजह से। वरना उन्होंने बोला था कि एआई अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब डीबीडीए का कोर्स जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत अपकमिंग है, ग्रोथफुल है। तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला कि इट्स बेटर कि तू डीबीडीए ले। बट डैक लेने का सिर्फ एक ही रीजन था मेरा, कि जावा जो थी वो बहुत ऐसी है कि ऑनलाइन पढ़ना मेरे को डिफिकल्ट था, बहुत लंबी रहती है। तो ऐसा है कि यार 5-6 महीने सिर्फ आप अगर सिर्फ जावा पढ़ने लगो ऑनलाइन में या फिर कहीं भी, तो 4-5 महीने का अकेला जावा का ही कोर्स होता है। जो कि डैक के अंदर, हमारे डैक कोर्स में वो लोग 2 महीने में बहुत एफिशिएंटली करवाते हैं। तो इस ओके, रीजन से मैंने डैक सेलेक्ट किया था, डीबीडीए नहीं। मैं समझा। तो अभी अगर तेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा सीडेक करने का, तू कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स बोलेगा कि भाई यहाँ मिले तो ले लो, अच्छा रहता है, और ये कोर्सेज मैंने फीडबैक समझे हैं, सुने हैं, तो ये कोर्सेज अगर तुम हम्म। सिलेक्ट करो, क्योंकि यार सबके पास तो भैया नहीं मिलेंगे जो उनको गाइड करे। हाँ। तो विजय भैया क्या तो बताएंगे उनको? मतलब मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, तो यार मेरे ख्याल समर भाई, मेरे भाई बेस्ट तो सनबीम है। ओके। सनबीम टॉप मेरे को सनबीम बेस्ट में। लगा, बिकॉज टीचर्स बहुत अच्छे थे उधर। मेरे को हम्म। काफी अच्छा लगा, वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे, एक्सपीरियंस थे। उन्होंने टीचिंग के अलावा बहुत कुछ सिखाया। सेकंड। सेकंड नंबर पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एक्ट्स पुणे में थे, तो उनसे भी मेरे को सेम फीडबैक मिला कि टीचर्स भी अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत सही थी, टाइमिंग्स वगैरह और शेड्यूलिंग बहुत सही थी, मतलब शेड्यूल जो कोर्स का शेड्यूल है वो सब बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल सेकंड नंबर पे अगर कोई है तो एक्ट्स पुणे बिल्कुल ले सकता है। उसके अलावा मेरे को पुणे रीजन में एक आईएससीएसडी का है मेरा फ्रेंड, तो उससे जो मेरे को फीडबैक मिला वो कुछ ऐसा था कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, टीचिंग कंपैरेटिवली उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट प्लेसमेंट की बात करोगे तो इट्स ऑन सेम लेवल ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब प्लेसमेंट ऑल ओवर सीडैक करवाता है। हम्म। तो नॉर्मली ये तीन इंस्टीट्यूट्स इन पुणे रीजन अपना बहुत अच्छा रखते हैं। ओके। उसके अलावा अगर कोई और इंस्टीट्यूट देखता है तो वीटा मुंबई इज गुड। वीटा मुंबई हम्म। के भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली मैं पहले मुंबई वीटा ही मिला था, तो मैंने वहाँ के बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट किया, तो उनसे अभी भी थोड़े कनेक्शंस हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो मेरे को फीडबैक दिया वो यही था कि वीटा मुंबई भी बहुत अच्छा था, प्लेसमेंट वहाँ पर भी अच्छा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हुआ है, और पढ़ाई के लिए टीचर्स वॉज वेरी गुड। मतलब अगर आप पुणे रीजन में आओगे तो सनबीम, और अगर आप मुंबई रीजन में जाओगे तो वीटा। चलो, तो इट्स लाइक सेम पढ़ाई का तो लेवल। ये चार और इंस्टीट्यूट सही है। हाँ, ये चार मेरे ख्याल गुड इंस्टीट्यूट्स है अगर आप पुणे और मुंबई बात कर रहे हैं। बाकी भी हैं बट मेरे को उनका आइडिया नहीं है। ओके, कोर्सेज। कोर्सेज मेरे ख्याल से अगर आपको मिल सकते हैं तो नंबर वन मेरे ख्याल डैक है। बिकॉज डैक में आप कुछ भी कहो, चाहे जितना मर्जी कंपटीशन हो, हम्म। प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ऐसा होगा कि यार यार पुणे रीजन में 1300 बच्चे बैठ रहे हैं, मेरे को कैसे जॉब मिलेगी। तो जॉब भी उसमें ज्यादा आती है ओके। कंपैरेटिवली बाकी कोर्सेज से। बिकॉज डिमांड रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कंपैरेटिवली बाकी कोई भी चीज से। एंड सेकेंडली मैं डीबीडीए बोलूंगा, डीबीडीए ट्रेंडिंग अच्छा कोर्स है, पढ़ाते भी बहुत सही हैं, और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज उसमें थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अभी एकदम फ्रेश है तो आ रहे हैं।
उसके अलावा अभी लास्ट 2 साल से जो, मतलब मेरा बैच और अभी जो बैच ऑनगोइंग है उसमें भी मेरे से कुछ स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे, और अब जो बैच अभी मार्च में शुरू हुआ है उसमें भी कुछ बंदे कनेक्टेड है। तो उनसे जो मेरे को सुनने में आया, डिटिस एक बहुत अच्छा कोर्स है, DITISS, वो भी एक हम्म। बहुत अच्छा कोर्स है, वो डेवॉप्स के लिए है। डेवॉप्स, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन सब के लिए है। तो वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, बिकॉज अभी डेवॉप्स और ये सारी फील्ड इन डिमांड है। बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा हायरिंग कर रही है डेवॉप्स वगैरह की, तो मेरे ख्याल वो भी एक अच्छा कोर्स है। तो ये 3 मेजर कोर्स मैं बताऊंगा कि अगर किसी को सीडैक करना है तो वो इन तीनों में से कोर्स सेलेक्ट कर सकता है अपनी प्रेफरेंस देख करके। तो भैया यार अब तक की जर्नी में हमें ये सीखने मिला कि भैया अच्छा इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़ी तैयारी कराई जाती है। इतना क्लियर है, और उसके लिए सेकेंड में रैंक लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे विजय ने भी बताया कि यार एक स्ट्रक्चर लर्निंग होती है ना, तो आपके सीकेट एग्जामिनेशन में रैंक लाने में ज़्यादा मदद होगी। तो आपको ये स्ट्रक्चर लर्निंग देने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सीडेक के लिए सीकेट प्रिपरेशन कोर्स आप हमारा चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सीकेट सिलेबस आपको सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है जहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं एकदम दोस्त की तरह हिंदी में। उसके बाद हमें नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड की गई है, और साथ में मॉक टेस्ट दिया गया है कि भैया एक्चुअल पेपर किस तरह से आता है, कैसे मैं प्रैक्टिस करूँ। आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे दी गई हैं। आपको सेक्शन ए सेक्शन बी सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप 1 1.5 2 महीना अच्छे से फोकस करके दिन के 3 3 घंटा अगर पढ़ लो, तो आप आराम से सीकेट एग्जामिनेशन अंडर 500 रैंक स्कोर कर सकते हो। हाँ, तुम्हें मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको प्रॉपर ही वन स्टॉप पे सारी जगह सारे जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो दोस्त, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सीकेट का प्रिपरेशन कोर्स ज़रूर चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि एक्चुअली सीडेक में क्या क्या होता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। समझो यार, एडमिशन हो गया, आप समझ रहे हो। हम्म। उसमें 1 महीने का तुम्हें टाइम मिलता है। जैसे ही तुम्हारा एग्जाम हो गया उसके बाद एडमिशन के जो प्रोसेस होता है, उसमें जब ना मैंने तुम्हारा एक पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें तुमने बताया था कि तुमने तो चल चिल किया, पर साथ में ठीक तुमने किया। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन भी लोग करते हैं। तो ऐसी क्या हम्म। प्रिपरेशन है जो एक आईटी या फिर नॉन आईटी के बच्चे को करनी चाहिए सीडेक ज्वाइन करने के पहले, जो उनको वहां पे जाके ब्लैंक ना हो, हेल्पफुल हो। हम्म। तो देखो भाई, सुमेर भाई, आपको सबसे पहला जो बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट अगर कोई भी सीडैक करने का सोच रहा है, वो स्टार्ट करे डीएसए से। चाहे ओके। वो कोई सा भी कोर्स ले रहा हो, मेरे ख्याल से कोई सा भी कोर्स ले रहा हो तो एटलीस्ट मिनिमम डीएसए, एरे, स्ट्रिंग, हैश टेबल्स तक का इतना आना चाहिए। बिकॉज ये बेसिक है जो इंटरव्यूज में लोग रैंडमली भी पूछ सकते हैं फॉर लॉजिक चेक, कि आपका लॉजिक कितना है। आपको थोड़ा बहुत, आप कोई सा भी डोमेन ले लो, चाहे आप डेवॉप्स ले लो, चाहे आप डेटा इंजीनियरिंग ले लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ले लो, तीनों ही फील्ड के अंदर एक सी प्रोग्रामिंग या लूप्स लिखना तो सभी को जरूरी होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको डीएसए में इतना आना चाहिए। अदर देन दैट, आप सिर्फ सी कैट का जो आपका कोर्स है उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, जैसे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, और आपका सी प्रोग्रामिंग हो गया बेसिक, वो आप थोड़ा कर लो। मतलब सी में अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स बता देता हूँ, जैसे फाइल हैंडलिंग वगैरह इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रिवीजन। आप बेसिक स्विच केसेस, इफ लूप, इफ फॉर, और थोड़ा उससे एक्स्ट्रा जो भी डायनेमिक डीएमए होता है हमारा, मेमोरी एलोकेशंस, पॉइंटर्स, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ ले, ये सब रिवाइज कर ले टेक्निकली, तो वो इतना इनफ है। बाकी अगर कोई डैक कोर्स कर रहा है तो यार मैं बोलूंगा कि अपना डीएसए थोड़ा सा, आप जब आने वाले हो तो पहले से ही थोड़ा अपना एक पकड़ बना के आना कि हाँ, मेरे को डीएसए करना आता है, या फिर मैं डीएसए करने के लिए बैठ पा रहा हूँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। ऐसा ना हो कि आप कोर्स में एंटर करने के बाद वो कोशिश करो, ओके, थोड़ा बहुत वो बेसिक कोशिश आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर करिए। करके जाना आना हाँ चाहिए। हाँ, करके आना चाहिए। ओके। इसके बाद ना यार विजय एक ओवरव्यू दे सकता है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अजम्पशन है कि सीडैक ऐसी होती है, तो समझा। हम्म। पर एग्जैक्टली समझो, विजय ने एडमिशन ले लिया, कॉलेज आ गया। अभी ये हम्म। 6 महीने कैसे गुजरते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, कॉलेज की टाइमिंग हम्म। क्या होती है, अगर आप 4 5 मिनट में इसको सम अप कर दें तो एक बच्चे को आइडिया रहेगा कि सीडैक में एक्चुअली क्या होता है। ठीक है। तो टाइमलाइन बता दो तुम। टाइमलाइन के हिसाब से देखो, 6 महीने का कोर्स होता है ये। हम्म। 6 महीने के कोर्स में जैसे हमारा मार्च में स्टार्ट हुआ था, 5 ऑफ मार्च को शुरू हुआ है। यहाँ पे बहुत ये थोड़ा रिगरस कोर्स है, बिकॉज मेरे को नहीं पता कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट्स या कितने बंदे 8 8 घंटे बैठ सकते हैं। हमारी ओके। सुबह 8 बजे से क्लास होती थी, दोपहर 2 बजे तक, एंड देन बीच में आपका आधे पौने घंटे का ब्रेक होता था, एंड देन अगेन हमारी 7 बजे तक लैब होती थी। तो हम 7 बजे अप्रोक्स 7:30 बजे घर पहुंचते थे वापस। तो ये हमारी स्टडी टाइम रहता था, और ये 6 डेज अ वीक है।
ओनली संडे छुट्टी, जिसमें भी होमवर्क मिल जाता है तो आपको करना होता है। उसके अलावा आपके रेगुलर असाइनमेंट्स होते हैं आफ्टर ईच मॉड्यूल, टोटल 8 मॉड्यूल होती है। तो हर एक मॉड्यूल के बाद आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। हर एक इंस्टीट्यूट में ये गाइडलाइंस है, ऐसा नहीं है कि मैं सनबीम में था सिर्फ सनबीम में होता है, ये हर एक इंस्टीट्यूट में होता है। तो ये इसका एक है। और आपका मॉक टेस्ट रहता है जो एंड ऑफ 8 मॉड्यूल्स होता है, और एक हाफ मतलब आपका मिड सेम मॉक टेस्ट होता है जो एक मिड सेमेस्टर में होता है, मतलब 4 मॉड्यूल्स खत्म होने के बाद। ये सबका सेम है, ये सबका सिमिलर है, इसमें इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कुछ वेरी नहीं करता, ये सबका सेम है। इसके अलावा आपका जो कोर्स रहता है वो टेक्निकली 4.5 मंथ्स का रहता है। जैसे मेरा मार्च से स्टार्ट हुआ, मार्च अप्रैल मई जून, एंड देन जुलाई मिड में हमारा थ्योरी क्लासेस, मतलब ये जो लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ ना आपका, सुबह 8 से शाम 7 तक के, ये एंड हो जाते हैं, ये ओके। नहीं होते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद हमको 15 डेज मिलते हैं फॉर प्रोजेक्ट, कि आपको 15 दिन, सॉरी इसमें भी आपका टेक्निकली 15 भी नहीं, आपका ये 4.5 से भी थोड़ा एक एक हफ्ता पहले खत्म होता है, बिकॉज हमारा सीसी का एक एग्जाम होता है जिसमें हमको 1 वीक की छुट्टी मिलती है, 1 वीक का एक हॉलीडे मिलता है, एंड देन वो एग्जाम लगातार होता है फॉर 5 डेज। 8 एग्जाम्स है, तो एक दिन में 2 एग्जाम, देन नेक्स्ट डे 2 एग्जाम, देन बीच में एक छुट्टी जो कि हर मतलब हर एक बार नहीं मिलती है। जैसे हमारे टाइम पे मिल गई, बट हमसे प्रीवियस बैच वालों को वो एक छुट्टी नहीं मिली थी, उनके 4 दिन लगातार दो दो पेपर थे। अरे बाप रे। तो ये सबका वेरी करता है। देन वो वीक खत्म होने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स मिलते हैं फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन, एंड आपका फिर उसका इवैल्यूएशन होता है, मार्क्स वार्क्स चढ़ते हैं, एंड देन उसके बाद आपका पूरा टाइम आप मान के चलो 20 डेज के आसपास मिलते हैं हमें, जिसमें हमको सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी होती है एंड प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। तो अगर ओके। मैं डेट्स बताऊं अपनी, तो हमारा मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट सीसी की डेट्स याद नहीं है, बट वो शायद 14-15 तारीख के पास शुरू हुआ था ऑफ जुलाई, 14-15 ऑफ जुलाई को स्टार्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जुलाई में स्टार्ट हो गए थे सीसी हमारे। उसके बाद मैंने जितना मुझे याद है, मेरे ख्याल 9 ऑगस्ट को मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, 9, या मतलब अगस्त फर्स्ट वीक, मतलब विद इन 10 डेज प्रोजेक्ट सबमिट करना था। एंड उसके बाद 23 अगस्त से हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई थी। ओके, मैं समझा। अब एक अगर तुम देखो कि जैसे सीडैक बहुत रिगरस कोर्स है, साथ में बैठना पड़ता है, क्लियर है, इसमें ऐसी क्या चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है अगर तुम एक शॉर्ट में बताओ कि देख भाई बहुत कुछ होगा लेकिन ये चीज़ें, ये डिसिप्लिन फॉलो करना वरना दिक्कतें हो जाएगी। और सीसीई एग्जाम्स का क्या इंपॉर्टेंस होती है इसमें, उसके परसेंटेज कितने मैटर करते हैं? ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा पीछे से लेना शुरू करता हूँ कि मतलब सीसी हम्म। की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उससे थोड़ा सा बच्चे समझेंगे कि पढ़ाई किस तरह करनी है। सीसी की इंपॉर्टेंस इस तरह है कि जब कोई भी कंपनी आएगी, एक तो सबके सब नॉन आईटी से हैं, या फिर हम्म। सबके सब नहीं भी हैं, तो टेक्निकली आपकी हाफ सी एस आई टी है, हाफ नॉन सी एस आई टी वाले हैं। तो पहले तो कंपनी के पास कुछ क्राइटेरिया नहीं होगा फिर कि वो किसको शॉर्टलिस्ट करे। अगर वो सीएस को करेंगे सिर्फ तो दिक्कत, नॉन सीएस को करे तो दिक्कत। तो सीसी का एक मेजर क्राइटेरिया होता है कि हाँ, सीसी में जिसके परसेंटेज अच्छी आएंगी उनके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हायर होते जाएंगे। समझा। जैसे हमारे हमारे टाइम इससे पहले, मतलब लास्ट हमारे हमारे बैच से 2 बैच पहले, लाइक 2022 तक, सीसी में अगर कोई बच्चा 60+ स्कोर करता है तो उसके चांसेस आर गुड, मतलब अबव एवरेज में वो कंसिडर करते हैं कि अबव एवरेज स्टूडेंट है, तो उसके कॉल्स या उसको इंटरव्यू के शॉर्टलिस्टिंग अच्छी तरह मिलेंगी। और हमारे बैच तक वो 65% हो गया, बिकॉज कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो 65% तक वो इंक्रीज हो गया। देखिए, जिसके 65 से ऊपर है उनको बहुत अच्छी कॉल्स आई या ठीक लेवल्स पे कॉल आ गई। 70+ इज वेरी गुड, जैसे मेरे 73 आए थे, 73, तो वो अच्छे मार्क्स है, 70 से ऊपर इज गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीसी रहेगा, मतलब फॉर प्लेसमेंट सीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अगर लक नहीं, आप बोलोगे कि किस्मत जैसा कुछ रोल नहीं है, आपको नहीं है उस चीज पे भरोसा, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सीसी के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करो, एटलीस्ट 70% तो आने चाहिए। बट अगर हम्म। आपको लगता है कि हाँ, मैं मेरा बाकी सब अच्छा रहेगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा या मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, तो 65 मेरे ख्याल इज गुड, मतलब 65 से मेंटेन ऊपर करके। अगर लेके आते हैं, हाँ, ये मैंडेट है, 65 से ऊपर अच्छा है। सीसी के लिए आप प्रिपेयर करने के लिए तो यार ऐसा रहता है कि जब बिल्कुल आप कोर्स के एंड तक पहुंच जाते हो, सीडेक जो है वो टेक्निकली कोर्स नहीं है, वो प्रोसेस है, वो आपको चीजें सिखाएगा। तो आप लास्ट में जब सीसी की बारी आएगी तो आपको सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि उस एक हफ्ते में पढ़ना कैसे है। और मैं सच बताऊं तो मैंने उस एक हफ्ते में ही पढ़ा था, बट मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया था, मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये किया कि वो लास्ट का जो मॉड्यूल था उसके लास्ट के कुछ 4-5 दिन 6 दिन लैब में ही नहीं आए, सिर्फ थ्योरी लिए और घर चले गए।
फॉर सीसी प्रिपरेशन, जो कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पर्सनल है तरीका ये, कि होता है। किसी को लगता है कि हाँ मतलब मैं लैब छोड़ के वो कर सकता हूँ तो इट्स गुड, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लैब वगैरह छोड़ के आप सिर्फ सीसी के पीछे भागो, बिकॉज सीसी भी सेम सी कैट जैसा है, थ्योरी बेस्ड, और क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो आपको प्रिपरेशन ऑन योर ओन करनी पड़ेगी, कि आप प्रॉपर सिलेबस को गो थ्रू करो, ठीक है ना, प्रॉपर सिलेबस को गो थ्रू करो कि सिलेबस में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स नहीं, मैं सब टॉपिक्स तक की बात कर रहा हूँ कि सब टॉपिक्स क्या क्या है, क्योंकि आपको बहुत रिफाइंड सिलेबस मिलेगा सीडैक के फर्स्ट डे पर। तो आप उस ओके। रिफाइंड सिलेबस से ही सीसी की तैयारी करना, इससे नहीं कि अपने कॉलेज में क्या नोट्स मिले, आपको किसी ने क्या रिसोर्स दे दिया, उससे ज्यादा मत होना। आप पहले सिलेबस को देखना कि अच्छा, सिलेबस में इस फला टॉपिक का ये एक फला सब सिलेबस है, तो आप उस सब सिलेबस तक को प्लीज करके जाना, बिकॉज उससे एक क्वेश्चन आ गया तो आप बोलोगे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, पर वो आउट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आपने वो सब सिलेबस पे ध्यान नहीं दिया, वो सब टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया कि अच्छा ये भी एक टॉपिक था। आप कोड करने में इतना ज्यादा बह गए प्रैक्टिकल में कि आपने वो एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी आ जाते हैं कि सीडेक में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है अगर हमें आगे जाके प्लेसमेंट अच्छे से फोड़नी है तो। तो सीडेक के स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 8 बजे से शाम को हमारी क्लास रहती थी 7-8 बजे तक की। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा सबको कि यार एटलीस्ट आप घर आके 2 से 3 घंटे या 2 घंटे एटलीस्ट एक आप रिवीजन दो, या फिर आप डीएसए लगाओ। मतलब जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैं डैक में था तो मैं घर आता था, और उसके बाद मैं जैसे 7 डेज, अब सीडैक में आने के बाद आपको 6 दिन का हफ्ता नहीं होता, आपका पूरा 7 दिन का हफ्ता रहेगा फॉर पढ़ाई। तो पूरे 7 दिन के हिसाब से मैं 4 से 5 दिन घर पे आके वापस पढ़ता था। मतलब 9-10 बजे हम वापस बैठते थे, एंड अप्रोक्स 12 साढ़े 11 बजे तक बैठते थे वापस। तो मैं उसमें स्टार्टिंग में जब तक हमारा रिएक्ट का एक मॉड्यूल था, मतलब फ्रंट एंड का एक मॉड्यूल था, जब तक मैंने वो नहीं कर लिया था तब तक मैं डीएसए लगाता था। पर जब मैंने फ्रंट एंड बैक एंड मतलब एक फुल स्टैक का हो गया था, मेरा मान स्टैक कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक छोटा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। तो मैंने छोटा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था, एक ब्लॉग एप्लीकेशन। और मेरे से कई लोगों ने ये पूछा कि यार ब्लॉग एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो उसको कैसे बनाएं, मतलब क्या कहते हैं बच्चे है ना, थोड़ा पॉज हो जाते हैं कि अरे यार बनाऊं क्या, कैसे क्रिएट करूं एप्लीकेशन। तो मैंने क्या किया था यार, मैंने ना सुमेर भाई स्टार्टिंग करी छोटे से, मतलब एक छोटी एप्लीकेशन बनाई जिसमें 4-5 ही ऑपरेशंस कर सकते थे, कि लॉगिन करना, रजिस्टर करना, ब्लॉग एप्लीकेशन थी तो ब्लॉग्स पोस्ट करना। फिर मैंने क्या किया, जब मेरे को लगा कि अच्छा हाँ ये मैंने कर लिया है, अब 20-25 दिन में इतना कर लिया है, और मैं साथ साथ डीएसए जैसे मिक्स करता था, किसी दिन डीएसए किसी दिन प्रोजेक्ट, किसी दिन डीएसए किसी दिन प्रोजेक्ट। तो जैसे मैं ये कर लिया था, फिर मुझे लगा कि अच्छा अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी भी मैं शाम को आके थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, सिर्फ डीएसए ही करने से बात नहीं बनेगी, बिकॉज इंटरव्यू भी बहुत जरूरी है जहाँ पे ये सब भी पूछा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें और नए नए फीचर ऐड करे कि पोस्ट भी डिलीट हो सके, यूजर का नाम, यूजर का डिटेल्स एडिट हो सके, डिलीट हो सके। देन मैंने उसमें लाइक कमेंट शेयर का ऑप्शन डाला। फिर और मेरे को मतलब टाइम और मिलता गया तो मैंने उसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, मैं ये फीचर्स धीरे धीरे ऐड करता गया। मतलब मैंने फर्स्ट गो में अपने एक सेल्फ प्रोजेक्ट के लिए एक पूरा बड़ा प्लान नहीं सोचा, मैंने छोटा प्लान बनाया एंड देन उसको धीरे धीरे बढ़ाता गया, सिंपल। तो मैं ना। सबको ये रिकमेंड करूंगा जो भी है, अगर थोड़ा बहुत वो लर्निंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैठ पा रहे हैं, एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो प्लीज करें। और अपना वापस आने के बाद सीडैक थोड़ा रिवाइज करें, वो तो आप करोगे ही, वो तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हर मॉड्यूल में एक टेस्ट रहता है, एमसीक्यू रहता है, तो वो तो आप करोगे रेगुलर। बट उसके अलावा टाइम निकाल के डीएसए और एक अपना खुद का छोटा प्रोजेक्ट बनाना। मेरे को प्रोजेक्ट बनाने में पूरे 3 सवा 3 महीने लग गए थे, मतलब मैंने पूरा 3 साढ़े 3 महीने तक धीरे 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 ये मैं बनाता रहा, और साथ में डीएसए के क्वेश्चंस करता रहा। मैंने लीड कोड पर अप्रोक्स प्लेसमेंट से पहले तक 220-210 क्वेश्चन के अराउंड कर लिए थे। ओके। मेरे को एक चीज जितना हम्म। समझ में आया कि सीडैक लोगों को लग रहा है कि अरे 6 महीने की ये कोई ट्रिप नहीं है तुम्हारी, थोड़ा घसना हम्म। पड़ेगा तुम्हें और बहुत ज्यादा घसना पड़ेगा। और काफी लोग हैं कि हाँ सीडैक में जो कॉलेज पढ़ा रहे उतने पढ़ लिया तो हो जाएगा, तो नहीं है। जैसे तुम खुद भी देख रहे हो कि विजय खुद अलग से डीएसए भी कर रहा था, खुद के प्रोजेक्ट पे भी हम्म। काम कर रहा था। और कंपटीशन तो ऑब्वियसली रहेगा ना, तो तुम्हें उसको बीट रहेगा। करना है तो तुम्हें मतलब वही है कि मंजिल दूर है तो घर से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा एफर्ट तो मारने पड़ेंगे अपने को। वो बहुत सही लगा मुझे। एक और चीज है विजय जो मुझे सही में, जो मेरे को एक पॉडकास्ट तेरा मैंने सुना था तो मुझे सही लगा था, तूने डीएसए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से गाइड किया था।
तो हम्म। क्योंकि वो एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि सीडैक में भी जितने लोग प्लेसमेंट देने लेने आएंगे, मतलब जो कंपनीज आएगी, वो ये डीएसए तो पूछेगी। तो हम्म। उसको तैयार कैसे करना है, अगर विजय बच्चों को गाइड करें कि समझो आप जीरो से शुरू कर रहे हो, तो आपको किस तरह से अपनी डीएसए की प्रिपरेशन करनी है, वो कैसे बताऊँ। ठीक है, तो मैंने डीएसए शुरू किया था तो मैं भी उन्हीं में से एक था जिन्होंने फर्स्ट मंथ एक महीना चिल किया। तो जब मैं यहाँ आया तब मैंने डीएसए स्टार्ट किया, इसलिए मैंने सबको कहा कि थोड़ा डीएसए की पकड़ बना के आना, अगर हम्म। आप कर सकते हो तो मैं जब यहाँ आ गया था तो मैंने कैसे शुरू किया, मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब से देखता था कोई भी डीएसए का कोर्स, मतलब जो भी आजकल फेमस यूट्यूबर्स बना रहे हैं मैं वही कोर्स देख रहा था। बट डीए मतलब अगर आप घर पे हो या आप रेगुलर कॉलेज में हो तो वो तब बेनिफिट करेगा बिकॉज यू हैव टाइम। आपके पास टाइम है, आप 1 1.5 घंटे की वीडियो देखो, देन सॉल्व करो, देन दोबारा से देखो। पर यहाँ पे उतना टाइम नहीं होगा आपके पास, यहाँ पे आपको थोड़ा तेज मूव करना पड़ेगा, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं खुद से क्वेश्चन सिलेक्ट करता था। कैसे? मैं लीड कोड पे जाता था, लीड कोड में प्रॉब्लम्स का एक ऑप्शन, मतलब एक पूरा पेज है, उसमें जाके मैं टैग्स ऑन करता था कि इसमें टैग्स क्या क्या है, इस क्वेश्चन के टैग्स क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें एरे का टैग है, कोई क्वेश्चन में जिसमें एरे और स्ट्रिंग का टैग है, कोई क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिंग और हैश टेबल का टैग है, कोई क्वेश्चन है उसमें मैथ्स का, एरे का, प्रीफिक्स का टैग है। तो मैं उन्हीं टैग्स वाले क्वेश्चंस को उठाता था जहां तक मैंने पढ़ लिया है। मतलब जैसे मैंने अगर मेरे को अगर एरे तक आ गया, मतलब मैंने एरे तक कर लिया है, तो मैं सिर्फ एरे के क्वेश्चन उठा रहा हूँ लीड कोड से और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज एक क्वेश्चन लेके बैठा तो मैंने कल 2 दिन लगा दिया और वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करूंगा, नहीं तो जिद पकड़ लेगी, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं किया। मैंने स्टार्टिंग में हिंट्स देख ली, अगर मेरे को दिक्कत हो रही तो मैंने हिंट्स देख लिया, सॉल्यूशंस देख लिए। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आप पेन कॉपी लेके बैठना, और जो भी क्वेश्चन का आप हिंट देख रहे हो, जो भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख रहे हो, आप एटलीस्ट उस कोड से उसको ड्राई रन करना। जो भी आईटी से होंगे उनको ड्राई रन का मीनिंग पता होगा, वो ड्राई रन जरूर करना आप, कि कॉपी पेन से उस इनपुट को उस कोड में डाल के उसका आउटपुट खुद से निकालना कॉपी पेन पर, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। वो बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, बिना कॉपी पेन के लीड कोड कर रहे हैं, बस वीडियो देख ली या बस सॉल्यूशन देख लिया, वो उससे बात नहीं बनेगी। और उससे वो आपको यूट्यूब के लगेगा लूप में फंसे हुए हैं, फंस यूट्यूब के जाएंगे, लूप में बिल्कुल फंसे बिल्कुल। हुए हैं कि अरे ये देख लेता हाँ, हूँ, वो देख लेता हूँ। वो देख लेता हूँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप इजी क्वेश्चन शुरू करो, जब आप इजी क्वेश्चंस एटलीस्ट 100 120 कर लो, देन आप मीडियम क्वेश्चंस पे जंप करो। मेरा पर्सनली बोलना है कि आप एरे का सबसे पहले एरे शुरू करो, देन सिर्फ स्ट्रिंग शुरू करो, देन एरे और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन, ऐसे करते करते कॉम्बिनेशंस बनाओ। कि पहले सिर्फ एरे के क्वेश्चंस करूंगा ताकि आसान रहे, सिर्फ स्ट्रिंग के क्वेश्चन करूंगा आसान रहे, देन मिक्स करना स्टार्ट करूंगा, देन सिर्फ हैश टेबल मिक्स, ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमने बताए थे जो मुझे बड़े सही लगे थे, कि अरे है कौन से हाँ, 5 से 6 टॉपिक है जो करके जाना चाहिए, या फिर उनको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग तो कर लो। एरे, हाँ एरे इंपॉर्टेंट है, एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग, हैशिंग की टेक्निक्स होती है हमारे पास, 2 हैशिंग की टेक्निक्स है। हैश टेबल से आप वो करिए, हैश टेबल और हैशिंग टेक्निक आप तीनों करके जाइए। स्लाइडिंग विंडो के 2 टेक्निक्स रहती हैं, स्लाइडिंग विंडो अच्छे से करके जाइए। सर्चिंग के और सॉर्टिंग के क्वेश्चंस, मतलब सर्चिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और सॉर्टिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं, आप इतना सब एसेंशियली कर लेंगे ना, तो आप ऐसा मान के चलो कि अप्रोक्स 70 to 80% कंपनीज के जितने भी राउंड्स होंगे, आपको उसमें ऐसा लगेगा कि यार मुझे आ रहा है। कुछ ओके। कंपनीज होती हैं जो थोड़ा सा हायर रखती है अपना लेवल, तो वहां पे आपको थोड़ा लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू ट्रीज तक जाना पड़ेगा। बट अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो यार मैं तो ऐसे नहीं इतना कहता कर कि लो। यार हाँ बिल्कुल सब कुछ ही कर लो, क्योंकि 100% अगर अचीवेबल ही था तो फिर क्या ही दिक्कत थी लाइफ में। नहीं इसलिए मैं समझ। जितना अचीवेबल है पहले हम उतना स्कोर करते हैं, देन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले इतना अगर सब कर ले तो आगे बढ़े। क्या रिसोर्सेज विजय रेकमेंड करेगा 2 4 के, यार यहाँ से तुम डीएसए पढ़ सकते हो, जो तूने तो यूजफुल तेरे को लगी। मैंने हैशिंग टेक्निक्स के लिए मेरे को बेस्ट लगा था स्ट्राइवर का हम्म। हैशिंग की वीडियोस थी 5 7, तो वो बहुत अच्छी थी। मैंने सिर्फ उसका सिर्फ हैशिंग का सिर्फ वही देखा, हैशिंग ही देखा, बाकी और कुछ नहीं देखा। उसके अलावा मैंने लूप्स के लिए, सॉरी लूप्स कह रहा हूँ, सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए रैंडम वीडियोस देखी थी, रैंडम वीडियोस, कि सर्चिंग के क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करते हैं, सॉर्टिंग के क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करते हैं। एज सच कोई स्पेसिफाइड नहीं था उसमें।
और मैंने उसके अलावा स्लाइडिंग विंडो के लिए एक आदित्य वर्मा नाम से हाँ, यूट्यूब चैनल था, मैंने उसको देखा डायनामिक था। प्रोग्रामिंग बहुत मस्त पढ़ाता है वो बंदा। हाँ हाँ हाँ, उनके डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए भी मैंने, मतलब मैं डायनेमिक तक पहुंच नहीं पाया था ज्यादा, बट उनका मेरे को स्लाइडिंग विंडो वाला टॉपिक उनका अच्छा था, तो मैंने उनसे सिर्फ वही देखा था। बाकी मैंने क्या किया था, जब मैंने ये कुछ जैसे, क्योंकि ये टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स पहले आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले टेक्निक्स पढ़ी मैंने ये वाली। देन जब मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो मैं क्या करता था, या तो हिंट्स देख ली अगर नहीं बन रहा है, या तो स्टार्टिंग में बहुत होता, स्टार्टिंग में तो मैं सॉल्यूशन देख लेता था, ज्यादा नहीं, आधा पौना घंटा बैठने के बाद मैं सॉल्यूशन देख लेता था, ड्राई रन करता था, देन कोड को फिर लिख लेता था अपने आप और लीड कोड पे सबमिट करता था। देन उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्या किया, क्या मेरे को खुद ही ऐसा लगा कि मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, आसान आसान क्वेश्चन मेरे से बनने लगे, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। देन मैंने टॉपिक स्विच किया, जैसे एरे स्ट्रिंग पे मेरा हाथ बनने लगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस खुद से कर पा रहा हूँ, मैंने 10 एक क्वेश्चन खुद से कर लिए, तो मैंने क्या किया, टॉपिक स्विच किया, मैं हैश टेबल्स पे आया, उस पे बनने लगे, तो देन मैं स्लाइडिंग विंडो पे आया, उस पे बनने लगे, तो मैं आगे सर्चिंग सॉर्टिंग पे आया, और ऐसे बढ़ता रहा मैं। यहाँ पे ना विजय, मेरे को एक कोट आता याद आता है, जो मतलब है कि इट मे बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट बट एवरीथिंग इज डिफिकल्ट एट फर्स्ट। तो समझा। ट्रू। तो बहुत तुम। लोग ना शुरुआत में है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। पर हम्म, बहुत कम लोग हैं जो उसको कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, करते रहते करते रहते हो करते रहते। जाएगा। तो तूने वो चीज़ कंसिस्टेंट रखी, और बाकी लोग भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो गिव अप मत करो। अपने दोस्तों से थोड़ी हाँ, मदद ले लो, थोड़ा सा हेल्प ले लो टीचर से, पर इसको गिव अप मत करो। मेन चीज़ है कि give तू up मत। कितना टिका रहा है। अगर तू टिका रहेगा तो तू आगे बढ़ जाएगा। सो ये सो। चीज़ है। अब आ जाते जो आखिरी मेन मुद्दा है, वो है प्लेसमेंट। हम्म कि भैया हम्म। नौकरी कैसे मिलेगी। जैसे तू 23 के था, 23 में तो प्लेसमेंट की हालत थोड़ी और खराब थी। अभी तो फिर भी खराब थी, बेहतर हुई है। तो उसमें तो समझ रहे, रिसेशन स्टार्ट ही हुआ था। रिसेशन स्टार्ट हुआ था। तो क्या सीन होता है प्लेसमेंट का, मेरे को पहले तो नॉन आईटी के बच्चों के लिए जानना है, क्योंकि उधर क्या तुम हम्म उनको थोड़ी प्रायोरिटी कम मिलती है, मैं सुना वैसा कुछ होता है। जैसे एक चीज़ तूने हम्म। बताई कि सीसीई एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बहुत रोल मेकर मैटर करता है, तो अपना 65 से 70% अपना मेंटेन करो भैया उधर तो। maintain पहली करना। चीज़। उसके अलावा क्या सीन है, अगर तू अपने हिसाब से उस चीज़ों को बताएगा, देख प्लेसमेंट का क्या सीन है भाई। क्लियर है, क्योंकि देखो अभी लेटेस्ट के बच्चों का भी पता है। तू तो कनेक्टेड है अभी हाँ, लोगों से। तो क्या है ऐसा। तो मैं ऐसे बताता हूँ कि आपका क्राइटेरिया ना, देखो, मैं पहले तो बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा इसका कि प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी आती है, उनका हम्म। क्राइटेरिया कभी डिस्क्लोज नहीं होगा, मतलब वो ना तो सीडैक करती है डिस्क्लोज, ना कंपनी खुद करेगी। आप जब ओके। कंपनी में पहुंच जाओगे, आप देखोगे कि अरे ये भी सीडैक से है, ये भी सीडैक से है, तो आप उनसे पूछोगे कि आपके सीसी में कितने मार्क्स थे, आप कौन सी ब्रांच से हो, आपका कौन सा पास आउट ईयर है। तो हो सकता है आपको कुछ कंपनीज में जाके ऐसे शॉक हो जाए कि अरे इसका तो गैप है, अरे इसका तो नॉन आईटी, अरे इसका तो आईटी है, तो या इसके तो 60 से भी कम परसेंट थे, अरे इसके तो 62 सीसी के हैं, वो आपको दिखेगा। तो वो एक आउट ऑफ क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। बट हाँ, अगर आपको, मैं ये बोलता हूँ कि आपके चांसेस किस किस चीज से बढ़ते हैं, और हम्म। नॉन आईटी से होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है कि नॉन आईटी से होने के बाद भी 20 कॉल आने आपको कंपलसरी है, आप चाहे आईटी से हो चाहे नॉन आईटी से हो, आपके 20 कॉल तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको उस ओके। चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कॉल नहीं मिलेगा, कॉल मिलेगा। आपका जो प्लेसमेंट सिनेरियो रहता है, वो अप्रोक्सीमेटली 50 डेज तक बहुत अच्छा रहता है, 50 डेज। जैसे 23rd of October से हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उसके 45-50 डेज वॉज वेरी गुड, जिसमें आप ये मान के चलो स्टार्टिंग के 20 डेज तो हर रोज एक कंपनी आ रही है, और हर रोज कम से कम 200-200 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। ओ। ठीक है, तो हाँ, तो उस दिन वो स्टार्टिंग के 20 डेज 25 डेज तो अच्छे होते हैं। इसी और उन्हीं वाली स्टार्टिंग के डेज में है ना, जो कंपनीज आती हैं, वो ज्यादातर कंसिडर करती है सीसी के मार्क्स। ओके। वो ज्यादातर सीसी के मार्क्स कंसिडर करेंगी कि आपके 70 से ऊपर हैं, भले ही आपका गैप हो, भले ही आपका नॉन आईटी हो, बट वो आपके सीसी मार्क्स कंसिडर कर लेंगी। फिर धीरे धीरे कुछ कंपनीज आनी स्टार्ट होती है, वो थोड़ा सा उसको कम करती जाएंगी कि चलो सीसी के नंबर कम भी चलेंगे, बट आपका नॉन आईटी है या आपका गैप है, वो उसको कंसिडर करना शुरू कर देंगे। फिर और थोड़ा सा टाइम बीतता जाएगा, तो फिर वो और सीसी के नंबर्स को कम करते जाएंगे और इन इन चीजों पे ध्यान देते जाएंगे। ओके। सिंपल। तो आपको अपने सीसी के मार्क्स पे थोड़ा फोकस रखना है कि वो एटलीस्ट आए। एंड देन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आप ना ऐसे, देखो, सुमेर भाई, क्या है दिक्कत, क्या है ना, सीडैक करते हुए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं यहाँ पर
जो सिर्फ आउट ऑफ पैकेज आते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई पैकेज तगड़ा मिलेगा, मेरा 20-25 लाख तक का पैकेज मिलेगा, क्योंकि मैंने साइट पर या किसी किसी क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट की साइट पर लिखा हुआ देखा है कि एवरेज पैकेज 10 है, मैक्सिमम पैकेज 25 है। बट वो रियलिटी नहीं होती है, जो मैं आप बता ओके। देता हूँ, वो रियलिटी नहीं होती है। आपका जो, अगर उन्होंने मैक्सिमम पैकेज मान लेते हैं लिख दिया है कि 20 लाख का है, तो वो 20 लाख का जो पैकेज आया ना, उसमें 100, मतलब 1300 बच्चे होते हैं पूरे पुणे रीजन में, उसमें से 20 भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं पूरे, 20 भी पूरे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं पूरे 1300 बच्चों में से। तो वो वाली हाइप लेके ना आए। और जो एवरेज पैकेज लिखा है कि मान लो 8 पैकेज लिखा है एवरेज, तो जरूरी नहीं है कि वो एवरेज पैकेज सिर्फ अपना हो, मतलब कि आपका वो हो। देखो अभी जॉब भी नहीं मिल रही है और आप हाई पैकेज और एवरेज पैकेज के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मेरा मानना यह है कि आप पहले स्टार्ट करो कि यार पहले जॉब मिल जाए, बिकॉज आप जैसे एंटर कर जाओगे ना, तो 1-2 साल बाद आपको लगेगा कि हाँ अब मैं स्विच करूंगा, या अब मैं, मेरे को स्किल सेट इंक्रीज हो गया, आपका पैकेज बढ़ जाएगा। बिकॉज मेरे साथ, मतलब मेरे जो भैया 2-3 जिनको मैं जानता हूँ, कुछ 2-3 पिछले बैचेस से, वो इस टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लेके बैठे, अच्छी अच्छी कंपनीज में है, मास्टर कार्ड में, कोई अमेजोन में, कोई वॉलमार्ट में है। तो और उनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल 10 साल का 15 साल का है, जस्ट 3 साल 5 साल, इतने इतने एक्सपीरियंस के अंदर भी वो लोग वॉलमार्ट अमेजोन जैसी कंपनीज में है, जहाँ पे तो बहुत ही हाई पैकेजेस मिल जाते हैं आराम से। तो स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों ने भी बहुत छोटी कंपनीज 4-5 वाली से शुरू करा है। तो पहले एंटर करना इंपॉर्टेंट है, देन आप इसके बारे में सोचो। किन तो लोगों नॉन की आईटी, प्लेसमेंट विजय नहीं होती, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो? तेरे को तूने देखो कुछ सबसे तो ज्यादा जो, नेगेटिव ट्रेड्स देखे रहेंगे ना उनमें भी, कि हाँ देख यार, जो सबसे मैं ये ज्यादा नहीं कहूंगा, सॉरी डिफिकल्ट यार, है। मैं बोलो बोलो, देखो आप क्या, बोलो। मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे यार क्योंकि देख सीडैक तो अपना बेस्ट तो दे रहा है यार, इतने हाँ सालों से हाँ। वो चला रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी तो देगा। क्यों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, मैं इतने टाइम किया मेरा हुआ नहीं। तो ऐसे क्या रीजन है कि नहीं हो रहा है, जिनका नहीं हो पा रहा? तो जिनका नहीं हो पा रहा है उनके लिए मैं बताता हूँ। जैसे मेरे है एक फ्रेंड जिसका उस बैच से अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं उसका जो कंसिडरेशन कर पाया, थोड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब तक उसके इंटरव्यू लग नहीं रहे थे, तब हम्म। तक वो सिर्फ फोकस करता रहा कि इंटरव्यू इंटरव्यू। जब उसने एग्जाम कर लिया, मतलब जब उसके इंटरव्यू निकलने लगे, मतलब उसने अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 इंटरव्यूज दिए। उनमें क्या प्रॉब्लम आई कि जब वो स्टार्टिंग में इंटरव्यूज दे रहा था, तो उसके इंटरव्यू प्रिपरेशन हो रही थी, क्योंकि पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, तो उसको ना बहुत हेजिटेशन हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। मतलब फर्स्ट इंटरव्यू दिया तो वहां पे बहुत बुरा उसका वो था परफॉर्मेंस, देन सेकंड इंटरव्यू में थोड़ा बढ़ा, थर्ड फोर्थ में और अच्छा हो गया था उसे, मतलब समझ में आ गया था कि टैकल कैसे करना है इंटरव्यू को। बट लास्ट में क्या होता है ना, जब बिल्कुल लास्ट चल रहा होता है ना प्लेसमेंट का, तो उसमें कंपनीज है ना थोड़ी ज्यादा चूजी हो जाती हैं। वो हम्म। ऐसे कह देती हैं कि मान लेते हैं, आप और मैं, एग्जाम्पल के लिए आप और मैं, आपकी मान लेते हैं सिविल ब्रांच है और मेरी मैकेनिकल है, हम दोनों ही नॉन आईटी से हैं, बट फिर भी वो मैकेनिकल को कंसिडर कर लेंगे, किस तरीके से सोच करके कि मैकेनिकल थोड़ा बहुत और वैसा हो गया, सिविल बिल्कुल ही हार्ड कोर नॉन आईटी चला गया है, बिल्कुल ही ऐसे करके वो ऐसा ऐसा वाला ही कंपैरिजन कर देंगे कि अरे ये भी एक कंपैरिजन वो आप कंसिडर करने लगेंगे। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने, बिल्कुल एंड में आते आते ये क्रिएट होने लगती है। तो आप है ना थोड़ा सा, मतलब नॉन आईटीज वालों को जो नेगेटिविटी उनके साथ रहती है, वो सबसे ज्यादा मैकेनिकल और सिविल वालों के साथ होती है, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल बिल्कुल आईटी से बिल्कुल आउटेज हो जाते हैं। उसमें भी क्या है कि अगर आप सीसी में स्कोर नहीं कर रहे हो, तब तो और ज्यादा आपको दिक्कत होगी। जहां आपका 65 से कम आ गया, 64 63 62, और आप स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, जब आपको उस समय पर, क्योंकि उस समय पर है ना वो आपकी सिर्फ वो देख रहे होंगे कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में कितना अच्छा हो, लास्ट वाले थोड़ा सा उसको और कम 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 करते जाएंगे। बिकॉज क्या होता है ना, इट्स लाइक, आप ये समझो कि शुरुआत की मलाई तो छटती ही जा रही है, तो कंपनीज का भी एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि अरे अब तो चूजी लास्ट हो में, जाते के। हाँ वैसे रह गए हैं, तो हम और चूज करेंगे और ज्यादा वेट कराएंगे। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो एक थोड़ा नेगेटिव है। तो बच्चों इसके का भी रिगार्डिंग कैसा हो जाता सीडैक है पता को, है, डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं जब पहले 4-5 इंटरव्यू हाँ नहीं निकल जाते ना, तो मोटिवेशन टूट जाता है। और वही टूट है। जाता है। तो वो वाह। गिव अप नहीं करना है, आप थोड़ा अपना मतलब बना के रखो कि हाँ, उसके लिए मैं बताता हूँ कि आप है ना थोड़ा अपना दोस्तों के साथ थोड़ा रहो, और अपना हेल्पिंग नेचर 100% रखना। बिकॉज हम्म। आप सबकी हेल्प करते रहोगे ना, तो आपका खुद ही एक इंप्रूवमेंट होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इंप्रूवमेंट हो गया। सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि आप जब सबकी हेल्प कर रहे होगे ना, तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि यार यार मेरा कुछ प्लस हो रहा है, बट वो हो रहा होगा।
नहीं क्योंकि नहीं, ये मैं सच हम में बहुत हेल्पफुल होती है चीज़। हाँ, मैं भी जब जैसे रूम पे हम थे तो हम्म। मैं सबकी मदद करता था और मेरे दोस्त भी मेरी मदद करते थे। तो उससे हम सबको बहुत बेनिफिट हुआ, जो हमें लाइक लास्ट में आके पता चला कि हाँ यार, हम तेरे को पढ़ा रहे थे या हम तेरे से पूछ रहे थे ना, तो हमारा भी डेवलपमेंट हुआ और तेरा भी हुआ। हाँ, इट वॉज ओवरऑल अ ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा लगा भाई तेरे से बात करके। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये पूरी जर्नी में आपको बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा। मैं एक काम करूँगा, जो अपने विजय हैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे और अपने सारे डाउट्स उधर क्लियर कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लास्ट मोड ट्यूशन के चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं और भी सीडेक की वीडियोस लाते रहता हूँ। आप कमेंट करके बताओ कि मुझे अगला आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, और मैं कोशिश करूँगा उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके बहुत सारे सीडेक करने वाले दोस्त रहेंगे या जो सोच रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी एक प्रॉपर रोड मैप बन जाए कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि मैं अपनी अच्छी प्लेसमेंट के लिए सीडेक करके फोड़ सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।